नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नंबर 1 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नंबर 1। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना है कि पाचन यानी कि डाइजेशन किसे कहते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है कि भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। बहुत ही आसान परिभाषा इसका है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि पाचन यानी कि डाइजेशन किसे कहते हैं, तो आप सिर्फ इतना कहिएगा कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। भोजन जो होता है उसमें कई सारे जटिल अणु होते हैं और ये जटिल अणु पाचन के बाद सरल अणुओं में टूट जाते हैं। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब आपको समझना है कि ये जटिल अणु सरल अणु क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भोजन में हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यही तीन जो है जटिल अणु होते हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इन तीनों को मैक्रोमोलेक्यूल कहा जाता है। आपको याद रखना है, इन तीनों को क्या कहा जाता है? मैक्रोमोलेक्यूल। और इसी मैक्रोमोलेक्यूल का पाचन होता है। इधर जो आप लोगों को दिख रहा है विटामिन, खनिज लवण और पानी, ये तीनों जो है एक माइक्रोमोलेक्यूल है। क्या है? माइक्रोमोलेक्यूल। तो माइक्रोमोलेक्यूल का पाचन नहीं होता है। कोई अगर आपसे पूछेगा कि विटामिन, खनिज लवण और पानी, इन तीनों का पाचन होता है, आप कहिए कि नहीं, इन तीनों का पाचन नहीं होता है। किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। ये तीनों है क्या? तो ये तीनों है मैक्रोमोलेक्यूल। क्या है? मैक्रोमोलेक्यूल। और विटामिन, खनिज लवण और पानी, ये तीनों क्या है? ये तीनों हैं माइक्रोमोलेक्यूल। तो आपको याद रखना है पाचन किसका होता है? तो केवल मैक्रोमोलेक्यूल का होता है, माइक्रोमोलेक्यूल का पाचन नहीं होता है। अब समझिए कि ये जो तीनों हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसका पाचन किस तरह से होता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो जटिल अणु के रूप में रहता है, वह पाचन के बाद सरल अणु ग्लूकोज बन जाता है। इधर जो रेड कलर में लिखा हुआ है, ये सब क्या लिखा हुआ है? ये सब लिखा हुआ है आपको सरल अणु। और इधर जो है जटिल अणु है। प्रोटीन भी जटिल अणु होता है और वह पाचन के बाद क्या बन जाता है? अमीनो एसिड में बदल जाता है। तो ये जो अमीनो एसिड हुआ, यह हुआ सरल अणु। उसी तरह से वसा जो है, यह भी एक जटिल अणु है। पाचन के बाद यह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद क्या बनता है? तो ग्लूकोज। प्रोटीन के पाचन जब होता है तो वह क्या बनता है? अमीनो एसिड। और जब वसा का पाचन होता है तो वसा क्या बन जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो हमें उम्मीद है कि आप पाचन समझ गए होंगे। पाचन में सिर्फ इतना याद रखना है कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना। ठीक है। अब हम लोग पाचन तंत्र को समझते हैं कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो पाचन तंत्र को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका परिभाषा बहुत ही आसान है कि पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को, एकदम आपको यही बात याद रखना है, किसको? अंगों के समूह को। किस क्रिया में भाग लेने वाले? पाचन की क्रिया में। पाचन की जो क्रिया होती है उसमें कोई एक अंग तो भाग नहीं लेता है, उसमें कई सारे अंग भाग लेते हैं। उन्हीं अंगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है लिखा हुआ है पाचन तंत्र की अवस्थाएं, यानी कि स्टेजेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको एकदम याद रखना है। कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में यह सब बात पूछ लेता है कि पाचन तंत्र की कुल कितनी अवस्थाएं होती है। एकदम आप एक बार में कहिएगा कि पाचन तंत्र जो होता है उसकी टोटल 5 अवस्थाएं होती है।
कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। और ये आपको एकदम सीरियल से याद रखना है कि पहली अवस्था जो होती है उसको अंतर्ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण, इंग्लिश में इंजेशन। अंतर्ग्रहण को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अंतर्ग्रहण का मतलब क्या है? तो अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन का मुख में लेना। आप जब भोजन करना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? रोटी सब्जी को लेके मुंह में सबसे पहले डालते हैं। जैसे ही मुंह में डाल दिए तो ये पाचन तंत्र की पहली अवस्था हो गई, जिसको अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन बोलते हैं। अभी आप मुंह चला नहीं रहे हैं, सिर्फ मुंह में भोजन को रखे हैं। तो भोजन का मुंह में लेना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। अब दूसरा स्टेज को समझिए, पाचन यानी कि डाइजेशन। तो अभी मैंने बताया है कि पाचन किसे कहते हैं? जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना। अभी तो मैंने आपको समझाया कि कार्बोहाइड्रेट जटिल अणु है, और जब वह ग्लूकोज बन जाता है तो वह सरल अणु हो गया, तो यही हो गया पाचन। उसी तरह से प्रोटीन जटिल अणु है, और उसका जब सरल अणु में टूटता है तो वह एमिनो एसिड बन जाता है। वसा फिर जटिल अणु है, और यह टूटकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदला, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या हो गया? सरल अणु। तो दूसरा अवस्था हो गया पाचन। पाचन में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना। अब तीसरी अवस्था को समझते हैं। तीसरी अवस्था है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तो अवशोषण में क्या होता है कि जो पाचित भोजन है वह रक्त में पहुंचता है। जब भोजन पच जाता है तो वह कहाँ पहुंचता है? रक्त में पहुंचता है, और वहीं पे ऊर्जा का निर्माण होता है। आपको याद रखना है, अवशोषण की क्रिया में क्या होता है? पचे हुए भोजन रक्त में पहुंचता है, और वहीं पे ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो अवशोषण में ही भोजन कहाँ पहुंचेगा? रक्त में, और ऊर्जा का भी निर्माण होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब चौथी अवस्था को समझिए। चौथी अवस्था है स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। तो ये जो स्वांगीकरण एसिमिलेशन है, इसमें क्या होता है? इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। हम लोग जो भोजन करते हैं वो क्यों करते हैं? ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ही। तो इसी स्वांगीकरण की जो अवस्था होती है, एसिमिलेशन की जो अवस्था होती है, इसी में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और अब सबसे अंतिम अवस्था को समझिए, उत्सर्जन को। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो अपचित भोजन होता है उसका मल परित्याग होता है।